हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसमें डस्ट ऑफ स्नो, इसी को कंटिन्यू करेंगे। डस्ट ऑफ स्नो को कंटिन्यू, जो प्रीवियस लेसन में आपने पढ़ा डस्ट ऑफ स्नो का एक्सप्लेनेशन, जो वर्बली एक्सप्लेनेशन पढ़ा, रिटन एक्सप्लेनेशन अभी मैं कराऊंगा आपको। दो क्वेश्चन आंसर्स हुए थे आपके, और 2 से आगे हम बढ़ेंगे। जैसे 2 स्टैंजा जो थी उसके अंदर, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर तो केवल आपको ये मालूम पड़ा था, एक बार रिपीट कर लेते हैं जिससे कि किस प्रकार से, जैसे ये बताया गया कवि ने कि जिस प्रकार से हेमलॉक के ट्री से कौवे ने जो उसको हिला करके जो बर्फ़ के कण, डस्ट ऑफ स्नो को जैसे उसके ऊपर गिराया, तो वो एक फर्स्ट स्टैंजा के अंदर इतना बताया। ये एक यहाँ पे टर्निंग पॉइंट वाला इंसिडेंट, देखने में तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, कि क्या हुआ, कॉमन इंसिडेंट, सामान्य होती है। बरसात आती है, जैसे बरसात आती है, पेड़ों के ऊपर जो पानी पत्तों पे जो होता है वो जैसे हिलता है, हिल के पानी के खतरे गिर जाते हैं तो कुछ नहीं होता इफेक्ट। सेम उसी प्रकार से क्या हुआ, बर्फ़ के जो कण कौवे ने हिला के गिराया, लेकिन उसका इम्पैक्ट इफेक्ट कुछ नहीं होता। लेकिन डीपर सिग्निफिकेंस सेकंड स्टैंजा में मिलेगा। सेकंड स्टैंजा में क्या बताया गया था, जो वो तरीका, जो जिस तरीके से कौवे ने उस बर्फ़ के कण को गिराया, बर्फ़ के कण के गिराते क्या हो गया, कवि का मन परिवर्तित हो गया। पहले कवि दुखी था, सोरोफुल, डिप्रेसिव मूड में था, निराशाजनक अवस्था में था, लेकिन जैसे ही उसके कण गिरे उसका मूड चेंज हो गया और उसने रियलाइज़ किया या महसूस किया कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, मैं अपने समय को यूटिलाइज करूँगा। ये कहते हुए उसने बचे हुए दिन का शेष बचाते हुए अपने दिन का काम शुरू कर लिया। यहाँ तक हुआ था। इससे हमने आपको जब पोएम को एक्सप्लेन करने के बाद क्वेश्चन आंसर 2 दिए थे, वो भी आपने फॉलो कर लिए होंगे। अब आगे देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन से इसी डस्ट ऑफ स्नो का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाला, इसी डस्ट ऑफ स्नो पोएम का पार्ट 2 वीडियो है, आपको देखने के लिए पार्ट 2 लिख रखा है। डस्ट ऑफ स्नो का पार्ट 1 पहले हो गया, ये पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर सेकंड क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं हम आगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट। ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट क्या हो गया, डज हेल्पिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण, इंडिकेट दर्शाते हैं। अब आपने ये याद किया डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो आते आप कहोगे क्या, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। इसके मीनिंग नहीं पूछ रहा है, इंडिकेट क्या दर्शाता है, ये डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो किस चीज को इंडिकेट करते हैं, किस चीज को इंडिकेट करते हैं। अब वापस पोएम में चलिए। कवि जो था डिप्रेसिव मूड में था, निराशाजनक अवस्था में था, लेकिन कविता के ख़त्म होते होते, पोएम के ख़त्म होते होते वापस वो क्या हो गया, हैप्पी मूड में आ गया। अपने आप को रियलाइज़ किया कि मैं दुखी था, लेकिन मुझे दुखी नहीं होना है। दुखी नहीं होते हुए मुझे क्या करना है, अच्छे मूड में आना है। अच्छे मूड में आके मुझे अपने दिन का यूटिलाइजेशन करना है। दिन का यूटिलाइजेशन करने के लिए अच्छे मूड में किस वजह से आया, ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आया, डस्ट ऑफ स्नो की वजह से आया। कवि ने जो डस्ट ऑफ स्नो गिराया, तो डस्ट ऑफ स्नो की वजह से ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ वो डस्ट ऑफ स्नो क्या था, एक आम भाषा में हम बोलते हैं तो क्या होता कि जैसे इंसान किसी मुसीबत में है, किसी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, पैसों की सख्त ज़रूरत है। सपोज़ कर लीजिए मेरे पास इतनी ज़रूरत है कि मैं बिना पैसों में काम नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे टाइम पे कोई मित्र आ गया मेरे पास, आके उसने कहा कि यार क्यों टेंशन लेता है, मेरे पास पड़े हैं पैसे ले। जैसे उसने पैसे दिया तो पैसे, और वो मित्र क्या बन के आया आपके लिए, आम भाषा के अंदर सोचो, कल्पना करो, आशा की नई किरण। अपने लिए क्या आया, नई उम्मीद। यहां से ये हो सकता है। तो सेम एज इट इज आपके आंसर भी यही आएगा। डस्ट ऑफ स्नो पोएट के लिए क्या था, आशा की किरण थी। किरण, रे, आशा, होप, रे ऑफ होप। तो यहां पे हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज है तो आपकी फर्स्ट फॉर्म क्या गैस लग जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट्स द रे ऑफ होप, आशा की किरण। अब लंबा लिख सकते थे द रे ऑफ होप फॉर द पोएट, वो भी हो सकता, लेकिन अपने डायरेक्ट कट टू कट लिख लो बस, तो ये बहुत है। डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट्स द रे ऑफ होप। आगे बता रहे हम, द डस्ट ऑफ स्नो मेक्स द पोएट कम्स आउट फ्रॉम हिज डिप्रेस्ड मूड। डस्ट ऑफ स्नो जो है कवि को उसके डिस्ट्रेस्ड मूड, उसके निराशाजनक
मूड में जो उसका स्वभाव जो था, व्यवहार जो था, उससे बाहर निकलने में मदद करता है, उसको बाहर निकालता है। इसीलिए डस्ट ऑफ स्नो कवि के लिए क्या हो गया? रे ऑफ होप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट साइड ऑफ नेचर डू द क्रो एंड द हेमलक रिप्रेजेंट? ये भी क्वेश्चन हाई लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आप पोएम के अंदर 3 चीज़ें आई हैं। नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो, नंबर 2 क्रो, क्योंकि क्रो ही तो शूक करके गिराता है उसको, डस्ट ऑफ स्नो को। नंबर 3 हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पे से करता है। तो डस्ट ऑफ स्नो तो हो गया रे ऑफ होप, इसका मालूम पड़ गया इंडिकेशन आपको। डस्ट ऑफ स्नो क्या होते हैं? व्हाट आर डस्ट ऑफ स्नो? tiny particles of snow. And what does dust of snow indicates? It indicates to the ray of hope. Then moving to the crow. अब crow जो आया वो क्या इंडिकेट करता है और हेमलॉक क्या करता है? अब दोनों देखने वाली बात है। अपने को देखने से पहले लॉजिक यूज करो अपने माइंड का। क्रो के अपीयरेंस देखने में कैसा रहेगा? कौवा काला, और कौवे को सारे बर्ड्स में से, सारे चिड़िया में से कौवे को किसी काम का नहीं माना जाता है, उपयोगिता नहीं दिखाई जाती। जिसकी भी तुलना करिए, सुंदरता की तुलना करेंगे तो हम पिकॉक मोर से करेंगे, और दूसरे की तुलना करेंगे बातचीत की, उसकी पैरट से, तोते से करेंगे, कबूतर से करें, पिजन से कर लेंगे, हर पर इस बर्ड्स का यूज़ करेंगे। लेकिन कौवे की तुलना जो है हमेशा नेगेटिविटी को दर्शाएगा, नेगेटिविटी, नकारात्मक चीज़। तो डार्कनेस, काला तो होता ही है, डार्क साइड ऑफ नेचर, अपने प्रकृति का स्वभाव का डार्क साइड, अंधेरा वाला हिस्सा, यानी नेगेटिव थिंकिंग। कौवा आ गया नेगेटिव थिंकिंग के लिए। अब इसी तरह से हेमलॉक क्या है? एक विषैला पेड़, अ पॉइजनस ट्री विथ वाइट फ्लावर्स। विषैला पेड़ है, जो जहर होगा, जहर को हम अच्छे काम के लिए तो इसकी तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि जहरीला पेड़ है। तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉइजनस नेचर हो जाएगा, पॉइजनस साइड ऑफ नेचर, अपने प्रकृति के पॉइजनस विषैले, इसको दर्शाने के लिए हेमलॉक का हो गया। दोनों, इट मीन्स ओवरऑल दोनों क्रो और हेमलॉक दोनों क्या होगा? नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच के लिए। अब यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है, जीवन के छोटे छोटे पल, छोटे छोटे क्षण ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी से भरे भी हो सकते हैं, लेकिन सच्चा और अच्छा और इंसान वही है उस नेगेटिविटी से में भी पॉजिटिविटी ढूंढ कर निकाले। यहाँ पे कौवा है, नेगेटिविटी को दर्शाएगा, हेमलॉक है, नेगेटिविटी, दोनों भी नेगेटिविटी के लिए आई। लेकिन ये नेगेटिविटी को इंडिकेट्स तो करते हैं, लेकिन इसी नेगेटिविटीज़ के अंदर से कवि को क्या मिलता? रे ऑफ होप, आशा की किरण जग जाती है, आशा की किरण उसको मिल जाती है। आशा की किरण मिलने से क्या होगा? नया ये हो जाता है। अब यहाँ पे द क्रो रिप्रेजेंट्स द डार्क एंड सोरोफुल साइड ऑफ नेचर। आंसर देखिए, द क्रो रिप्रेजेंट्स, सिंगल वर्ड को कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऐसा जाएगा। द क्रो रिप्रेजेंट्स, कौवा यहाँ पे प्रस्तुत करता है किसके लिए? द डार्क एंड सोरोफुल साइड ऑफ नेचर। डार्क अंधेरा, कौवा खुद अपने आप में अंधेरा, एंड सोरोफुल दुख भरा प्रकृति के इस तरफ दर्शाता है। द नेक्स्ट, द हेमलॉक रिप्रेजेंट द पॉइजनस साइड ऑफ नेचर। हेमलॉक का जो पेड़ है वो पॉइजनस, पॉइजन से बना शब्द, जहरीले स्वभाव को ये करता है। दोनों मिलाकर के स्वभाव क्या हो गया? ये हो गया। लेकिन द मूड ऑफ द पोएट इन द पोएट इज बोथ डिप्रेसिव एंड पॉइजनस। यहाँ पर कवि का मूड इस कविता के अंदर क्या था? बोथ, दोनों ही, डिप्रेसिव निराशाजनक था, एंड पॉइजनस और जहरीला। जब पोएम शुरू हुआ तब दोनों कवि का मूड जो था डिप्रेशन में था, डिप्रेसिव मूड था, डिस्ट्रेस था वो। जब ये था तो इन दोनों को इंडिकेट करने के लिए कौवे की तरह और हेमलॉक की तरह था। कौवा और हेमलॉक में से ही वो इंस्पिरेशन लेकर के अपने ज़िंदगी की नई किरण की आशा की तरफ दौड़ता है और अपने बचे हुए दिन को सही कर लेता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कट टू कट पूछा है, किसको इंडिकेट करते हैं? क्रो और हेमलॉक। क्रो और हेमलॉक दोनों डार्क साइड ऑफ नेचर एंड पॉइजनस साइड ऑफ नेचर, दोनों इस बात को बताना, और कवि का दोनों इसमें यही था। अब ये 2 क्वेश्चन के लिए आप एक बार 3-4 सेकंड के लिए रुक जाते हैं। अब आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बेटा, एक बार देखना इसमें, ये जो यहाँ पे है ना, इसका उत्तर देखो। द क्रो रिप्रेजेंट द डार्क एंड सोरोफुल साइड ऑफ नेचर, द हेमलॉक रिप्रेजेंट द पॉइजनस साइड ऑफ नेचर, द मूड ऑफ द पोएट इन द पोएम। यहाँ पे पोएट स्लिप ऑफ पेन हो गया है, पोएट को पोएम कर लो इसको। इन द
पोएम इज बोथ डिप्रेसिव एंड पॉइजनस। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पोएट को पोएम करना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएट इन दिस पोएम? व्हाट क्या हो गया? इज है द मूड ऑफ द पोएट, कवि का मूड स्वभाव इन दिस पोएम, इस कविता में। इस कविता के अंदर कवि का स्वभाव कैसा है? कैसा स्वभाव था? लास्ट में तो अच्छा हुआ, लास्ट वाला नहीं जाना आपको, शुरुआत में कैसा था? ही वॉज इन ए डिप्रेस्ड एंड सोरोफुल मूड, यही है। शुरुआत यहाँ से हो जाएगा, इन दिस पोएम है तो यहाँ से शुरू हो जाएगा, इन दिस पोएम कोमा द मूड ऑफ द पोएट इज पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, सनकीला, जिसे हम कुछ ये नहीं कह सकते। तो यही दर्शाएगा कि क्या? ही इज इन ए डिस्ट्रेस्ड एंड सोरोफुल मूड, वो निराशाजनक और दुखदायी स्वभाव में था। ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th वन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? अब देखने वाली बात है, मेन एक क्वेश्चन आपके जो पोइट्री सेक्शन के अंदर से 3 क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड के अंदर, 3 में से आपको कोई 2 करने होते हैं। इन 3 में से एक क्वेश्चन जो होता है इस पे बेस होता है। एक तो सेंट्रल आइडिया, मूल, इसका आइडिया क्या निकल रहा है, विचार क्या निकल रहा है, वो थीम, विषय वस्तु, या फिर मैसेज, इस कविता से संदेश क्या मिल रहा है, या फिर व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम, इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है, वो, ये इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% है। तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया आ जाए एक ही बात है, मेन आइडिया आ जाए एक ही बात है, थीम आ जाए एक ही बात है, व्हाट लेसन डू यू गेट, क्या शिक्षा मिलती है एक ही बात है, व्हाट मैसेज डू यू गेट, क्या संदेश आपको मिलता है एक ही बात है। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, 4-5 याद रख लेना, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, थीम, मैसेज, लेसन, इस प्रकार के जो भी आ जाए उसका उत्तर एक ही बैठेगा, सटीक एक ही होगा। जो मैंने आपको पोएम के इंट्रोडक्शन के अंदर जो लिखवाया था उसी में वही चीज़ चल रही है। अब आपको देखेंगे द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज, सेंट्रल आइडिया थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज है क्या? समटाइम्स, कभी कभी, सर्टेन सिंपल एक्शंस, सर्टेन निर्धारित निश्चित, सिंपल एक्शन साधारण से अपने कृत्य, साधारण से अपने कर्म, साधारण से एक्टिविटीज जो होती है क्या करते हैं? लीव ग्रेटर इम्प्रेशन ऑन अ माइंड, लीव छोड़ते हैं, ग्रेटर बड़ी महान, इम्प्रेशन प्रभाव, इन ऑन अ माइंड हमारे मस्तिष्क पर। कभी कभी हमारे जीवन की छोटी छोटी घटनाएं हमारे मस्तिष्क पर, हमारे स्वभाव पर, अपने जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ देते हैं। यही देखने को मिला, कभी बिल्कुल एकदम निराशाजनक स्थिति में था, उसको कुछ मालूम नहीं था, जैसे ही जो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरे, बर्फ के कण उसे गिरे, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक ही पल के अंदर। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए, एक ही पल के अंदर उसका बदल गया। तो इसी प्रकार छोटे छोटे एक्शन, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इट डज चेंज अ मूड, ये हमारा मूड, स्वभाव बदलते हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है, इट चेंजेस आना चाहिए सर। डज नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, अफर्मेटिव के अंदर डज नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे इम्पेसिस, दबाव डाल के कहा गया, निश्चित रूप से अपने मूड को बदल देते हैं। कोई ख्यालों में घूमा हुआ ऐसा बैठा है, उसे एक थप्पड़ मार दो, अपने आप उसको याद आ जाएगा क्या करना है, तो 100% परिवर्तन हो गया। डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी, 100% उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया। क्या? अरे मैं दुखी में हूँ, दुख क्यों फालतू दुख करूँ, अपना आनंद लूँ। तो यहाँ पर इस इम्पेसिस करने के लिए, दबाव दे के ये करने के लिए इसका आता है। इसको आपकी इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेंटेंस सही है। इट डज चेंज आवर मूड, ये हमारा मूड बदल देगा। इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर, द सिंपल फॉलिंग डाउन ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, इस कविता के अंदर साधारण सा हेमलॉक के पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो का गिरना
चेंजेस द पोएट्स मूड, कवि के मूड को बदल देता है। यही संदेश हमें इससे मिलता है। इससे सेंट्रल आइडिया और थीम और ये भी यही मिलता है कि हमारे जीवन के अंदर छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़, छोटे छोटे काम जो जिसका कोई महत्व नहीं होता है, कवि का कोई महत्व नहीं, हेमलॉक ट्री का कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो अपने जीवन में, अपने माइंड पर, अपने ज़िंदगी पर इतना गहरा प्रभाव डाल सकते हैं कि वो हमारे आने वाले नेक्स्ट टाइम को बदल के रख देते हैं। इसी प्रकार से इस कविता के अंदर डस्ट ऑफ स्नो जो हेमलॉक के पेड़ से गिरता है वो भी कवि के मूड को पूरा बदल के रख देता है। इस प्रकार से आपके ये 6 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इन 6 क्वेश्चन आंसर्स को उतार के अच्छी तरह से याद करना। 6 के 6 क्वेश्चन आंसर, इसमें 6 से ज़्यादा और नहीं होंगे, इतने ही बहुत है। इसको उतार लेना और इसको अच्छी तरह से याद करना। इसके बाद एक्सप्लेनेशन की तरफ हम चलेंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन की तरफ जो हम चलेंगे। तो अब इससे पहले मैंने आपको एक बात बताया था, पोएम के अंदर कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जो फिगर ऑफ स्पीच को इंडिकेट करते हैं, अलंकार को इंडिकेट करते हैं, वो मैंने कहा था एक्सप्लेनेशन से पहले पढ़ाऊंगा तो आपको हाथों हाथ याद रहेगा अच्छी तरह से। तो अभी उसको एक्सप्लेन करके फिर मैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की तरफ जाता हूँ। तो पहले इसको आप उतारना है। उतारने के लिए आपको क्या करना है, 2-3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप उतारेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं जो आपके एग्जामिनेशन का मेन पार्ट। अब आपको सिलेबस के अंदर जो एक बोर्ड एग्जामिनेशन की जो स्कीम जो है मार्क्स की, वो अभी तो आई नहीं है, लेकिन आ जाएगी। लेकिन आएगी कब उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको 100% बता दूँ, ये पोइट्री सेक्शन जो होगा आपके वो 10 नंबर का होगा। 10 नंबर में आपके 6 नंबर एक्सप्लेनेशन के होंगे और 4 नंबर क्वेश्चन आंसर के होंगे। हो सकता है इस बार अगर चेंज कर दे तो 4 नंबर एक्सप्लेनेशन के कर देगा और 6 नंबर क्वेश्चन आंसर के कर देगा। कुल मिला के चाहे क्वेश्चन आंसर करो चाहे आपके एक्सप्लेनेशन करो, दोनों मिला के आपको 10 नंबर का आएगा। अपन एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन है एक बार अपन 4 नंबर लेके चलते हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन आंसर्स के हो जाएंगे। कुल मिला के 10 नंबर की तैयारी करनी। अब आपको जो मेन पार्ट जो होता है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर्स भले ये कर लो, आपकी दिक्कत आती है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अंदर। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको रटने से काम नहीं होगा, इसको आप अभी तक जो पढ़ा है उसी से आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। अभी मैं आपको करा के दिखा देता हूँ। उन सबसे पहले एक जो मेन अहम काम आने वाली चीज़ जो है आपके पास, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ो, उससे पहले लिटरेरी डिवाइसेस। डिवाइस इट मीन्स सिंपल इंस्ट्रूमेंट हो गया या पार्ट हो गया या अपने काम आने वाली चीज़ होगी। तो लिटरेरी साहित्यिक सहायक सामग्री, इसके अंदर आप देख सकते हैं एक और, इसको ज़्यादातर आपको दिखाया जाएगा। हिंदी के अंदर आप अच्छी तरह से परिचित होंगे इससे, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं इसको, अलंकार। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना, पोइट्री के अंदर सबसे मेन चीज़ ये होता है कि आपको पोइट्री बाद में पढ़िए आप, पहले उसके अंदर उसमें जो अलंकार आए हैं उसको आप देख लीजिए, तो आपका मतलब पोइट्री का काम पूरा हो जाएगा। अब ये जो मैंने आपको पोएम पढ़ाने से पहले बताया था, आपने इस चीज़ को आपने देखा भी था कि इस पोएम को हम देखते हैं सबसे पहले। डस्ट ऑफ स्नो कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये तो यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद आप इस पोएम को एक झलक देखिए। एक झलक देख के आपको माइंड के अंदर 2-3 क्वेश्चन आने चाहिए, जो बता रखा था मैंने आपको, उससे रिमाइंड कीजिए आप। क्या आना चाहिए सबसे पहले? एक बात, स्टैंजा, पोएम के स्टैंजा। अपन जैसे प्रोस पढ़ते हैं, गद्य पढ़ते हैं, उसके अंदर पैराग्राफ होता है, उसके अंदर जो होता है पैराग्राफ होता है। लेकिन इसके अंदर पोइट्री सेक्शन के अंदर पैराग्राफ नहीं होता है, पोइट्री सेक्शन के अंदर उसको स्टैंजा कहते हैं। 3 या 4 लाइन का बना हुआ जो खंड होता है। अब यहाँ पे देखने, फर्स्ट थिंग हम देख रहे हैं कि एक स्टैंजा, ये दूसरा स्टैंजा, 2 स्टैंजा है यहाँ पर। दूसरी बात, इस पोएम को देखिए। पोएम को देखने के बाद मैंने आपको एक और बताया था, ये पोएम अटपटी पोएम लग रही है। अटपटी पोएम आपको नहीं लगेगी, अब मैं बता दूंगा, उसके बाद आपको अटपटी लग जाएगी। अटपटी इस हिसाब से लगेगी जैसे यहाँ से शुरू हो रही है, द वे अ क्रो शुड नॉन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। फर्स्ट स्टैंजा एंड्स, देन सेकंड स्टैंजा स्टार्ट्स विद हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इसको हमने जब देखा तो ये 8 लाइनों में है, 8 लाइनों में विभक्त है, लेकिन 8 लाइन में कहीं भी कोई पंक्चुएशन मार्क्स आपको नहीं दिख रहा है, ना कॉमा दिख रहा है, ना सेमी कॉलन दिख रहा है, ना फुल स्टॉप दिख रहा है, ना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिख रहा है। लेकिन इसको
कविता को 8 लाइनों में कवि ने खत्म कर दिया। तो यहाँ पे देखने वाली बात सब ये है कि द होल पोएम इज रिटन इन ए सिंगल सेंटेंस। इट शुड बी नोटेड, द होल पोएम इज रिटन इन ए सिंगल सेंटेंस। पूरी कविता एक ही लाइन में लिखी गई है। जब कविता द से लेकर के र्यूड तक खत्म हो रही है तो लेकिन उसको एक ही सेंटेंस में लिखा गया, एक ही सेंटेंस में लिखा गया तो एक लाइन में होना चाहिए, बट इन डिफरेंट लाइन्स। द होल सेंटेंस इज रिटन इन ए सिंगल सेंटेंस बट इन डिफरेंट लाइन्स। अलग अलग लाइनों में इसको लिखी गई, ये इस कविता की खासियत है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एनजैम्बमेंट। एनजैम्बमेंट, एंजॉयमेंट नहीं, एनजैम्बमेंट। ऐसी कविता जो पूरी की पूरी कविता एक ही वाक्य के अंदर लिखी गई हो और अलग अलग लाइनों में, अलग अलग लाइनों में, अलग अलग पंक्तियों में लिखी जाए, उसे एनजैम्बमेंट कहते हैं। इसकी विशेषता होती है एक तो डिफरेंट लाइन, और दूसरी पोएम चाहे कोई सा ही पोएम हो, एंजॉयमेंट हो चाहे किसी का भी उदाहरण आ जाए, उस राइम हो चाहे कुछ भी हो, उस पोएम की जो एवरी लाइन स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर। इसका चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे हर एक लाइन कैपिटल लेटर से शुरू है और हर एक लाइन अलग अलग आ रही है। तो इस पोएम के अंदर 2 स्टैंजा में है, 8 लाइनों में प्रयुक्त है, लेकिन एक ही लाइन में लिखी गई है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो एक आया, ये क्या है? एनजैम्बमेंट। अब ये कहाँ पे काम आएगा? जब हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, उसके अंदर रेफरेंस के अंदर देंगे ये कहाँ से आया, किसने लिखा। डस्ट ऑफ स्नो से आया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा, रेफरेंस में हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देंगे संदर्भ, क्या है इसके अंदर, किस टाइम पे हुआ कि पेड़ के ऊपर से इसके कण गिरे, उसके बाद कुछ हुआ। अब क्या हुआ ये नहीं मालूम पड़ेगा, क्या हुआ ये नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर यही आ जाएगा, पेड़ से बर्फ के कण गिरे, यहां तक बताया जाएगा। ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट स्टैंजा को कभी एक जो पेड़ के नीचे था, यहाँ पे ये इंडिकेट नहीं हुआ, पेड़ के नीचे बैठा था, पेड़ से गुजर रहा था, क्या कर रहा था, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो गिरते ही, डस्ट ऑफ स्नो जो कव्वे ने जिस तरीके से गिराया, उसके बाद क्या हुआ सेकंड स्टैंजा में आएगा, इसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे। इसके बाद यहाँ तक तो सभी करेंगे कॉमन, जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर 10 लाख से 12 लाख बच्चे हर साल 10th बोर्ड के अंदर परीक्षा में अपीयर होने लगे, लेकिन उनमें से देख लीजिए आप 10 लाख में से आप 9.5 लाख बच्चे केवल यही घिसी-पिटी चीज़ें लिखेंगे, क्या? रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, काम खत्म। आपकी बड़ी बड़ी जो किताबें जो आती है मार्केट के अंदर, वो सारी किताबें भी यही कहेगी, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, उसके बाद खत्म। अगर दूसरे भीड़ से हटके कुछ नया काम आप करेंगे तो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 में से 4 पक्के आएंगे। वो चीज़ मैंने आपको बताई थी, स्पेशल नोट। आपको क्रिटिकल नोट्स नहीं लिखना है। क्रिटिकल नोट्स आलोचनात्मक टिप्पणियाँ हो जाएगी। आलोचनात्मक टिप्पणियाँ करने की अपनी औकात नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमसे भी लगभग तकरीबन 150 साल पहले उसका जन्म हुआ था 1874 में, लगभग 140 साल पहले जन्म लिया उसने, और उसने इतनी ख्याति प्राप्त की, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की और इतनी कविताएं लिखी, उसकी आलोचना हम क्या कर सकेंगे? तो आप वर्ड को चेंज करना, क्रिटिकल नोट्स नहीं। कई कई किताबों में जो लिटरेचर पढ़ेंगे वहाँ पर क्रिटिकल नोट्स होते हैं, उसका यूज़ नहीं करके आपको स्पेशल नोट, विशेष। कवि ने जो यूज़ किया इसमें विशेष क्या है? कविता तो सभी लिखते हैं, लेकिन किसी स्पेशलिटी क्या है? इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इतनी सरल भाषा में एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा आपको लाइन टू लाइन पढ़ती, सभी समझ रहे हैं इसको, मुझे मेरे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंजॉयमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण है। स्पेशल नोट के अंदर एक पॉइंट आ जाएगा एंजॉयमेंट, और दूसरा आएगा एंजॉयमेंट के साथ साथ ये क्या है, दूसरा पॉइंट, इसने क्या किया? फ्री वर्स राइम। फ्री वर्स राइम, राइम क्या है? गीत, जिसको हम गा सकते हैं। गाने के लिए राइमिंग वर्ड चाहिए, राइमिंग वर्ड इसके अंदर है, लेकिन ये फ्री वर्स, मुक्त छंद, पंक्तियों की कोई झंझट नहीं। क्योंकि पंक्तियों की अगर फ्री वर्स किस हिसाब से कह सकते हैं? कोई कॉमा वगैरह नहीं आ रहा, हर लाइन खत्म होती, कॉमा वॉमा आ जाए तो एक एक का एक वर्स हो जाता है, एक लाइन इसको बताया जाए, लेकिन ये फ्री वर्स है। फ्री वर्स के साथ साथ राइम होने के लिए राइम स्कीम चाहिए हमें। राइम स्कीम होगी तो राइम है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले हम राइम स्कीम को देखेंगे। राइम स्कीम को देखने के लिए आपको अच्छी तरह से मालूम है कि लास्ट वर्ड को हम अंडरलाइन करेंगे। लास्ट वर्ड है क्रो, सेकेंड वन है मी, थर्ड वन है स्नो, देन ट्री। यहाँ पर हार्ट, मूड, पार्ट,
rude. स्टैंजा वन के अंदर एक क्रो, मी, स्नो, ट्री। अब राइमिंग वर्ड को कब बनाना है, राइमिंग वर्ड कैसे बनेंगे, इसकी राइम स्कीम बनने के लिए क्रो अपने आप में एक अलग साउंड आ गया, इंडिकेट करेंगे ए से। अब इस क्रो का साउंड किससे मैच करेगा, स्नो से। क्रो और स्नो आपस में मैच कर रहे हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, ए। अब नेक्स्ट साउंड क्या आ रहा, मी कब मिलेगा, ट्री से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बी। तो फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम क्या होगी, ए बी, ये याद रखना है आपको। फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी। अब इसको लिखने का तरीका, राइम स्कीम लिख के डैश लगा दिया, इसको ए बी पास में लिखना है, कोई कोमा नहीं, इसके बाद कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने का मतलब एक स्टैंजा हो गया। अब सेकेंड स्टैंजा क्या कह रहा है, हार्ट, इनमें से किसी से नहीं मिल रहा है, नया वर्ड आ गया इसको सी। अब हार्ट किससे मैच करेगा, पार्ट से, सी। मूड और र्यूड, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी। ये सेकेंड स्टैंजा क्या हो जाएगा, सी डी। अब देखने वाली बात यह है कि तो पूरी जो पोएम है, इस पोएम की राइम स्कीम क्या आ जाएगी, ए बी सी डी। याद कर लो, ए बी सी डी, ये राइम स्कीम है। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का राइम स्कीम क्या है, आंसर हो जाएगा द राइम स्कीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज ए बी सी डी, क्योंकि ये तुकबंदी बन रही है, राइमिंग वर्ड से मैच कर रहा है। अब आती है दूसरी बात, इसी राइम स्कीम के अंदर दोनों स्टैंजा एक साथ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए आएंगे नहीं, कभी हो सकता है फर्स्ट स्टैंजा आ जाए, कभी हो सकता है सेकंड स्टैंजा आ गए। तो फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी। अब सेकंड स्टैंजा टुकड़ा ही दे दिया केवल सेकंड स्टैंजा, तो उसका राइम स्कीम बनाएंगे तो क्या करेंगे, आपको तो याद है सर, हमें तो याद है सी डी लिख देंगे। वहाँ पे एग्जाम में क्या आया, स्टैंजा, केवल उसी का राइम स्कीम बनाना है आपको। एग्जाम में स्टैंजा आया तो क्या हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। अलग अलग अगर स्टैंजा वाइज देखे जाएंगे तो दोनों स्टैंजा वन की राइम स्कीम क्या है, ए बी। स्टैंजा 2 की राइम स्कीम क्या हो जाएगी, फिर स्टैंजा 2 की राइम स्कीम भी क्या हो जाएगी, ए बी। अभी हमें स्पेशल नोट्स के अंदर ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि स्पेशल नोट जब लिखेंगे तो अलग अलग स्टैंजा आएगा, सिंगल स्टैंजा वन के लिए द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए बी। सेकेंड स्टैंजा लिखेंगे द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए बी। दोनों लिखने इस समय एक चीज़ और लिख दीजिए, द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज ए बी, वेयर एज द पोएम्स राइम स्कीम इज ए बी सी डी। दोनों लाइन हो जाएगी। पोएम की पूरी राइम स्कीम तो ये है, बट इसकी राइम स्कीम सिंगुलर्स का ये हो जाएगा। तो अब आप इसमें देख सकते हो 2 लिटरेरी डिवाइसेस का मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। एक तो हो गया क्या आया इसके पोएम के लिए, इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एनजैम्बमेंट, और दूसरे पॉइंट में आ जाएगा इट इज़ अ फ्री वर्स राइम, मुक्त छंद राइम है ये। राइम को जिसको हम गा भी सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते हैं, गाने के लिए इसके अंदर वर्स नहीं है, वर्सेस होंगे तो गा पाएंगे, वर्स नहीं है इसलिए हम इसको गा नहीं सकते, इसलिए राइम का एक रूप है, फ्री वर्स राइम होगी। अब आगे राइम स्कीम आ गई, राइम स्कीम के बाद और अलंकार के और 2-3 अलंकार और प्रयुक्त हो रखे हैं इसके अंदर। कविता कुछ नहीं है देखने के लिए कविता कुछ नहीं है, लेकिन इस कविता के अंदर बहुत सारा है। अभी 2 आपको लिटरेरी डिवाइस आपको, चलो यहाँ से हटाता हूँ मैं इसको, यहाँ से हटा करके मैं आपको बताता हूँ। देखो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट नीचे लिखा हुआ है आपको देखने के लिए। फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस। अब फर्स्ट स्टैंजा आपने राइम स्कीम में देख लिया। राइम स्कीम देखने के बाद थोड़ा बेटा मुझे मिटाना पड़ेगा ये, क्योंकि अब आपको एक और चीज़ बताने के लिए मुझे चाहिए। खैर चलो ये रहने दो, आपको राइम स्कीम आपको समझ में आ जाएगी। इसमें से मैं क्या करूँगा, आपको इधर साइड से ले लूँगा। फर्स्ट स्टैंजा देखेंगे हम, ये स्टैंजा 1 है। स्टैंजा 1 अपने पास आया, इस स्टैंजा 1 को ही हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो इसके अंदर ऐसा कोई, देखिए एक तो राइम आया, राइमिंग वर्ड मिल गया अपने पास, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन्जॉयमेंट, 2 मिल गए। तीसरा और कोई लिटरेरी डिवाइस है क्या इसके अंदर, जैसे हमारा अपने पास सिमिली होता है, सिमिली, उपमा अलंकार, मेटाफर है, और इसी तरह से एलिट्रेशन है, बहुत सारे इसके अंदर। और क्या है इसके अंदर आपको देख सकते हैं, ये जो सेकेंड लाइन है, इस सेकेंड लाइन को मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ, शूक डाउन ऑन मी, इसको लेते हैं हम।
शूक डाउन ऑन मी, इसको अंडरलाइन कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको देखो इसको एस बड़ा सॉरी कैपिटल में, शूक डाउन ऑन मी। तो ये एक एग्जाम्पल है एसोनेंस का। किसका? एसोनेंस। सर सौम्य, रीट की परीक्षा के अंदर ये एसोनेंस है। ये शूक डाउन ऑन मी, ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके अंदर एसोनेंस होता क्या है? व्हाट इज एन एसोनेंस? हिंदी में स्वर साम्य, द रिपीटिशन ऑफ वोवेल और वोवेल साउंड इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एसोनेंस। किसी पोएम की वाक्य के अंदर रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, बारंबार आना, अच्छा बारंबार आना जो होता है वो एसोनेंस कहलाया जाता है। अब शूक डाउन ऑन मी, इसके अंदर देख सकते हो आप, ये ओ ओ ओ वोवेल रिपीट हो रहा है। इस वोवेल साउंड पे ना होकर के वोवेल रिपीट हो रहा है। इसमें दोनों शर्त है, वोवेल साउंड रिपीट होता है तो भी एसोनेंस होगा, वोवेल्स रिपीट होंगे तो भी एसोनेंस कहलाया जाएगा। शूक डाउन ऑन मी, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर ये प्रयोग हुआ है। अब इसी तरह से आपका आज का क्लास लंबा होता जा रहा है, लेकिन मैं आपको देखो थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच थोड़े से बचे हैं, 2-4 मिनट के बाद आपका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हम फिर बात करेंगे दूसरा, एसोनेंस तो हो गया, अब इसके अंदर एसोनेंस ही है। अब सेकेंड स्टैंजा के अंदर अपन देखेंगे तो सेकेंड स्टैंजा के अंदर आपके पास 2 लिटरेरी डिवाइस आए हुए हैं। एक तो फर्स्ट लाइन, हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट। जिस तरह से एसोनेंस आया, एसोनेंस के अंदर वोवेल्स या वोवेल साउंड को बार बार रिपीट होना, और वो वोवेल्स जो है पास पास में होना है। ये नहीं कि आपने फर्स्ट लाइन में देख लिया, लास्ट में भी वोवेल्स आ रहा सर, वो यहाँ पे भी मिल रहा, वो वहाँ पे मिल रहा, वो एसोनेंस नहीं होगा। एक ही लाइन में होना चाहिए, ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। शूक डाउन ऑन मी पास पास में है, इसीलिए एसोनेंस हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट, अब ये जो एग्जाम्पल है, हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट, ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। किसका? एलिट्रेशन का। ये तो हो गया एसोनेंस का। ये याद रखने वाली चीज़ है आपके पास। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपके पास, हैज़ गिवन माई हार्ट, इस लाइन से आया है। इस लाइन के अंदर आप देख सकते हो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है एच और ये एच, ये दोनों मिला करके ये एग्जाम्पल हो जाए किसका? एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन, अब एलिट्रेशन क्या है? ये एक बड़े भूत का नाम है, स्पेलिंग बड़ी होगी ना। एलिट्रेशन, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहते ही मालूम पड़ गया हो गया, वर्णों की आवृत्ति। कॉन्सोनेंट, यहाँ पे वोवेल की रिपीटिशन हुआ, यहाँ पे कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन हुआ, और दोनों में बात एक ही है, एक ही सेंटेंस में होना चाहिए, ज़्यादा दूरी पर नहीं। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। फिर उसी तरह से एक और चीज़ जो लीक से हटकर है, वो ज़्यादातर नज़र नहीं पड़ती है, लेकिन चलो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये वाली बात है, इस सेंटेंस के अंदर एक और फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, वो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो, ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। अब इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप इसके अंदर देख सकते हो, ये डी, फिर ये डी और ये डी, यहाँ पे भी रिपीटिशन हो रहा है। वोवेल की रिपीटिशन हुआ, एसोनेंस, कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन हुआ, एलिट्रेशन। अब यहाँ पे भी किसका रिपीटिशन हो रहा है? कॉन्सोनेंट का। तो फिर आप क्या कहोगे? एलिट्रेशन? नहीं, ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल नहीं होगा, ये एग्जाम्पल है कॉन्सोनेंस। अब कैसे बताता हूँ मैं।
यहाँ पे स्वर साम्य हो गया, ये व्यंजन साम्य हो जाता है इसके अंदर। तो हिंदी के अंदर हो सकता है स्वर साम्य व्यंजन साम्य होगा नहीं, लेकिन हमारे इंग्लिश में है। आप एसोनेंस याद रख लेना। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस के अंदर क्या हुआ है, कॉन्सोनेंट लेटर्स का रिपीट होना एक ही वाक्य के अंदर। इसमें शर्त ये है कॉन्सोनेंस के अंदर आपको स्टार्टिंग में आवश्यकता नहीं है। ये स्टार्टिंग में भी हो सकता है, किसी वर्ड के एंड में भी हो सकता है, जैसे एंड में आया ये, तो ये कॉन्सोनेंस हो जाएगा। एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार के अंदर वही होगा, कॉन्सोनेंट के रिपीटिशन होगा, कॉन्सोनेंट लेटर्स के रिपीटिशन होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में, वेरी बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, वाक्य के शुरुआत में ही आएगा। एस, इसमें देख सकते हैं हार्ट, ये एलिट्रेशन हो गया। तो अब आपके पास इतने सारे इलिटरेटिव डिवाइस हो गए। एक तो इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एंजाइनमेंट, दूसरा हो गया इट इज अ फ्री वर्स राइम, स्पेशल नोट किया। तीसरा, द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा इज ए बी ए बी, दोनों में स्टेंजा ए बी आ जाएगा। वेयर एज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी डी। अब तीसरा, द पोएट यूजेस लिटरेरी डिवाइस, कभी यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज कर रहा है, कौन सा, नंबर 1 एसोनेंस, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, ये 3 तो हो जाएगा, एंड एंजाइनमेंट, ये भी लिख सकते हो, ये भी इसका ये है। अब ये क्यों यूज होते हैं लिटरेरी डिवाइस? अब अगर द पोएट यूजेस द एसोनेंस, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस एंड एंजाइनमेंट इन दिस पोएम, वो किस लिए क्या काम करते हैं? दैट एड द ब्यूटी एंड मेलोडी इन द पोएम। कोई भी लिटरेरी डिवाइस आ जाए, फिगर ऑफ स्पीच, इनका प्रयुक्त होने का मुख्य कारण क्या है? ये कविता में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं क्या? ब्यूटी, सुंदरता, मेलोडी, मधुरता। कविता के अंदर सुंदरता और मधुरता इन्हीं फिगर ऑफ स्पीच से आती है। जिस प्रकार से आभूषण नारी की सुंदरता के अंदर सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से फिगर ऑफ स्पीच अलंकार जो है कविता की सुंदरता के अंदर बढ़ाते हैं। ये लिटरेरी डिवाइस का यूज करेंगे, फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो अपने आप 10 में से 10 नंबर आपके आने ही है। अभी एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके लिए 2-3 सेकंड के लिए रुक जाएगा, फिर उसके बाद हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट के अंदर। आज के लिए इतना हो जाएगा, इसी को उतारना है, इसको अच्छी तरह से याद करना है। दैट्स ऑल। अभी स्क्रीनशॉट के लिए 2-3 सेकंड रुक जाता है, 2-3 सेकंड।